Hello everyone, welcome to analysis of logical reasoning section on mock number 2, that is score booster series mock number 2. So यहाँ पे आपके पास 6 अलग-अलग passages थे, अलग-अलग genres से थे, and हमारा काम अभी इन पैसेजेस को डिस्कस करना है. सो अलॉन्ग विद द करेक्ट ऑप्शंस मैं आपके साथ कुछ क्लोज आंसर ऑप्शंस भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा. सो लेट्स बिगिन विद पैसेज नंबर 1. नाउ if you look at this passage, the idea of Australia as the ultimate tournament team that harnesses its energies, keeping it cool and manages to peak just when it matters, played out again in Emirates. So ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया की एक एक पर्टिकुलर ट्रेंड देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड ऑस्ट्रेलियन टीम, या फिर ऑस्ट्रेलियन टीम जब खेलती है तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड हम लोग देखते हैं. वो ट्रेंड क्या होता है? that they harness their energy and manages to up their game when it is most required. So इस पूरे पैसेज में कुछ इसी तरीके से बता रखा है, जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा कि दे मैनेज टू पीक जस्ट व्हेन इट मैटर्स, एंड ये कंसेप्ट जो है वापस इस बार हमको एमिरेट्स में देखने को मिला जब यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप खेला गया था. सो कुछ यहाँ पे पैराग्राफ में ऐसी चीज़ें बता रखी जो शायद एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट थी, बट देन इट इज़ एक्चुअली कंसिस्टेंट विद द आर्ग्यूमेंट कि जब एक्चुअली उनको परफॉर्मेंस देना था उसी टाइम पे उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिया एंड दे मैनेज टू बैग द वर्ल्ड कप दिस टाइम. सो T20 वर्ल्ड कप के ऊपर था. अब यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड अबाउट द प्लेयर्स हु परफॉर्म फॉर ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप. जो टीम मेंबर्स थे उनके बारे में क्या इन्फर नहीं किया जा सकता? अ स्मॉल पूल ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द टीम वर मैच विनर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया इन ऑल द मैचेस. नाउ ऑप्शन जो है थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है कि केवल कुछ ही प्लेयर्स ने सारे मैचेस में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, जबकि अगर हम लोग सेकंड पैराग्राफ रीड करें तो वहाँ पर ऑथर का आइडिया ये है कि सब लोगों ने परफॉर्मेंस दिया एंड कुछ इंडिविजुअल्स ने मैच बाय मैच परफॉर्मेंस दिया. सो यहाँ पे जैसे कह रखा है मैथ्यू वेड in the semi-final, Mitchell Marsh in the final, both unlikely heroes. और उसके अलावा they had usual heroes as well, the apostle of comebacks, David Warner, Josh Hazelwood. So सब लोगों ने perform किया. That's what the author really wants to say. So small pool of individuals performed in all the matches. Galat. Most of the players who played for Australia are specialist T20 players who are usually not selected for other formats. Option ही out of scope जा रहा है कि ये प्लेयर्स को दूसरे फॉर्मेट्स में नहीं चूज कर सकते हैं एंड ये T20 स्पेशलिस्ट्स हैं. आउट ऑफ स्कोप है. नो वन प्लेयर स्टूड आउट इन एनी मैच. बट देन अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि मैथ्यू वेड इन द सेमीफाइनल, मिचेल मार्श इन फाइनल. सो नो वन प्लेयर स्टूड आउट in any match and it was the combined performance by all 11. So ये भी मैं infer नहीं कर सकता हूँ. Hence the correct answer for this one is option D. मैं तीनों options जो है वो infer नहीं कर सकता हूँ. अगर मैं question number 2 देखूँ, I mean 107. Which of the following can be inferred from the statement the World Cup in UAE may just have reawakened the trophy guzzling dragon? यहाँ पे क्या इन्फर किया जा सकता है? सो पैसेज में ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप इवेंट्स में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है एंड दे हैव बैग्ड ट्रॉफी ऑन रेगुलर टाइम. दे हैव बैग्ड ट्रॉफीज रेगुलरली. सो एक T20 वर्ल्ड कप ऐसा था जहाँ पे अभी तक उनका परफॉर्मेंस शायद इतना अच्छा नहीं हो पाया था. बट देन द वर्ल्ड कप इन UAE में जस्ट हैव रीअवेकन्ड द ट्रॉफी गजलिंग ड्रैगन. तो इसके बारे में देखते हैं. ऑस्ट्रेलिया इज कंसिस्टेंट विनर ऑफ ट्रॉफीज इन मल्टीनेशन इवेंट्स ऑल्दो इट डज नॉट परफॉर्म सो वेल इन बायलैटरल सीरीज. इन बायलैटरल सीरीज नहीं, इट वाज स्पोकन अबाउट T20 वर्ल्ड कप. सो वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाया था, बायलैटरल सीरीज की वजह से गलत हो गया. ऑस्ट्रेलिया हैज नॉट वन अ क्रिकेट ट्रॉफी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दिस विक्ट्री कैन लीड टू एन एरा ऑफ सक्सेस. It might look close, but then you should look at these words. Australia has not won a cricket trophy for a very long time. That was only in reference to T20 World Cups, not in reference to all World Cups.
ठीक है. सो वर्ल्ड कप्स तो टाइम टू टाइम जीता ही है ऑस्ट्रेलिया. सो इफ यू लुक एट ऑप्शन सी, अब यहाँ पे बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया नॉट हैज येट नॉट हैड द सेम लेवल ऑफ सक्सेस इन T20 टूर्नामेंट्स एज वनडे टूर्नामेंट्स. ये मैं बिल्कुल इन्फर कर सकता हूँ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है जितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म कर पाई है वनडे वर्ल्ड कप, आई मीन जो दूसरे फॉर्मेट्स हैं वहाँ पे. सो दैट इज द रीजन ऑप्शन सी इज राइट आंसर. This can be inferred. Australia is first ever winner of the tournament which started the tournament as least likely team to win. It's the first ever winner of the tournament. So that's something जो मैं infer नहीं कर सकता हूँ, कह नहीं सकता हूँ, passage के scope के beyond है. Hence the correct answer for this one is option C. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 108 देखूं, which of the following is an assumption made by author in the statement that it took them so long to win a T20 World Cup is a mystery. अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है assumption. What exactly is an assumption? Assumption is a premise जो directly mention नहीं की हुई होती है argument में, but then it forms backbone of assertion. Assertion क्योंकि उसी के ऊपर ही depend होता है. Now मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया इतने टाइम से. इट्स अ मिस्ट्री. तो उनसे क्या एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि बाकी सारे टूर्नामेंट्स में तो वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट देन इट टुक देम सो लॉन्ग. तो उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो T20 वर्ल्ड कप भी जीते, यही तो इसका अजम्पशन होगा. इंटरनल प्रॉब्लम्स विद ऑस्ट्रेलियन टीम हैम्पर्ड देयर चांसेस आउट ऑफ स्कोप. ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपेक्टेड टू विन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स एट रेगुलर इंटरवल. यस, दैट्स योर आंसर. यही आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे. सो ऑप्शन बी. सी बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया इज फर्म फेवरेट इन ऑल टूर्नामेंट्स. इन ऑल टूर्नामेंट्स, बट देन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स जो है वो रेगुलरली जीतती रही है. T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाई? इट्स अ मिस्ट्री. सो ऑल टूर्नामेंट्स में वर्ल्ड कप के अलावा जो बाकी टूर्नामेंट्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं. बायलेटरल सीरीज और ये सब कुछ, ट्राइलेटरल सीरीज, ये सारे टूर्नामेंट्स आ जाते हैं. सो देन उसकी कहीं पर यहाँ पे बात नहीं हुई है. दैट्स आउट ऑफ स्कोप. इस वजह से ऑप्शन सी को यहाँ पे एलिमिनेट किया गया. दिस वर्ल्ड कप विन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आफ्टर अ लॉन्ग बैरन स्पेल केम एज सरप्राइज टू द मोस्ट. सो अगेन ये जो वर्ल्ड कप विन है, दिस केम एज सरप्राइज, बट देन इट इज एक्सपेक्टेड. क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं वो जीत नहीं पाई है, वो एक मिस्ट्री है. जीतना तो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया ही था. सो ऑप्शन डी जो है वो कहीं ना कहीं पे उसको वीकन कर रहा है. द करेक्ट असम्पशन इज ऑप्शन बी. 109 अगर हम लोग देखें, सो which of the following will be most appropriate choice for filling the blank in the passage? Now for that we'll need to understand कि इस particular paragraph में author क्या argue कर रहा है. The idea of Australia as the ultimate tournament team that harnesses its energies, keeps it cool and manages to peak just when it matters, played out again in Emirates. जो ऑस्ट्रेलिया से expected होता है कि वो अपना मतलब अपना जो परफॉर्मेंस है राइट टाइम पे दिखाएगी. इट वॉज अगेन विजिबल in the tournament, it was again visible during the tournament in Emirates when they best rode hurdles and odds to be crowned World T20 champions in its 7th edition. So इस बार का T20 वर्ल्ड कप ये दिखा, ये ऑस्ट्रेलिया जीती थी एंड इसमें वापस ऑस्ट्रेलिया से जो एक्सपेक्टेड था ऑस्ट्रेलिया ने वही किया. डैश फिर आगे हाइफन, एंटरिंग द टूर्नामेंट एज अंडरडॉग एंड देन इंक्रीमेंटली ग्रोइंग इनटू इट. सो अब देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है. इट वाज द अनलाइकलीस्ट ऑफ विक्ट्री आर्क्स. So they entered the tournament, as an underdog and incrementally growing into it. It was unlikeliest of victory arcs. This is what Australia always does. क्या हमेशा ऐसा करती है? ये एग्जैजरेशन हो गया जो कि लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है. क्या हमेशा ऑस्ट्रेलिया जो है उनसे एक्सपेक्टेड है कि राइट टाइम पे वो अपनी एनर्जी या फिर जो अपना जो मेटल है या फिर जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस है वो बाहर लेके आएंगे. बट देन क्या वो हमेशा ऐसे करते हैं? थोड़ा सा ऑप्शन जो है एक्सट्रीम हो गया और इसके साथ यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है. देखिए यहाँ पे देखे रखा है, दे एंटर द टूर्नामेंट एज अंडरडॉग एंड देन इंक्रीमेंटली ग्रोइंग इनटू इट. सो इट वाज अनलाइकलीस्ट. दे एंटर्ड एज अंडरडॉग एंड इंक्रीमेंटली ग्रोइंग इनटू इट. सो अनलाइकलीस्ट मैंने यहाँ से इसको रखा है. नेक्स्ट, दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज डज. थोड़ा सा एक्सट्रीम ऑप्शन है. इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, बट देन
मास्टर स्ट्रोक में क्यों कहूंगा, दे एंटर द टूर्नामेंट एज एन अंडरडॉग एंड इंक्रीमेंटली ग्रोइंग इनटू इट, सो अनलाइकलीस्ट था, पहले उनसे कोई उम्मीदें नहीं थी और फिर बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपना गेम दिखाया, दे इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, सो मास्टर स्ट्रोक को भी मैंने हटाया। इंडिया नीड्स टू एमुलेट दिस स्ट्रैटेजी, अब इंडिया के लिए रेफरेंस दे दिया, सो रियली नॉट रिलेटेड टू द पैसेज, तो इस वजह से यहाँ पे ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 110, consider the statement, historically Australia's cricketers have been hardwired with a knack of lifting their game when it matters. Which of the following will most strengthen the idea of the author? अब इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ऑथर के इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करेगा? सो Australian cricketers have been hardwired to lift their game when it matters. अब अगर मैं कहीं आपको ये बता दूं कि हाँ ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिला, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करेगा। तो देखिए ऐसा कोई स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट हैज़ हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सिलेक्शन एंड वेरी फ्यू मेक इट। Australian domestic cricket has highest standards of selection. It's talking about domestic cricket, not really related to this particular statement. बहुत स्पेसिफिक ऑप्शन है, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके मोस्ट, और जबकि ये हमको जो स्टेटमेंट दे रखा है ये T20 वर्ल्ड कप के रेफरेंस पे दे रखा है, तो हम कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑस्ट्रेलिया हैज डोमिनेटेड इन ऑल फिजिकल स्पोर्ट्स लाइक रग्बी, सॉकर, सो एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। ऑस्ट्रेलियंस हैव मेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कमबैक्स इन क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, so that's what my answer is, क्योंकि वहाँ पे बोल रहा है they have been hardwired with the knack of lifting their game when it matters, so उन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कमबैक्स किए होंगे, तो ये उस स्टेटमेंट को जो है स्ट्रेंथन कर रहा है कि they were required to come up or they were required to up their game and उन्होंने कमबैक किया, सिचुएशन डिमांड करी थी और उन्होंने कम बैक किया, सो दिस एक्चुअली स्ट्रेंथन्स द स्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलिया हैज द बेस्ट विन रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑल टीम्स व्हेन प्लेइंग आउटसाइड द कंट्री, सो नॉट रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कब ऑस्ट्रेलिया अपना बेस्ट ऑस्ट्रेलिया हैज बेस्ट विन रिकॉर्ड, व्हेन डू दे हैव देयर बेस्ट विन रिकॉर्ड, एट व्हाट वेन्यू, क्या ऑस्ट्रेलिया में है या ऑस्ट्रेलिया के बाहर है, सो ये रियली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। आई होप आपको ये पूरा पैसेज समझ में आया, क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए आंसर्स आपको समझ में आए। सो लेट्स मूव टू पैसेज नंबर 2। नाउ द पैसेज 2, अब इस पैसेज की अगर हम लोग बात करें तो एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये किया गया था एंड वहाँ से हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग आउटकम्स हमें देखने को मिले हैं। ऑल्दो अभी सेंसस डेटा जो है वो हम पुराना ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सेंसस नया वाला जो होगा उससे ये कंफर्म होगा, बट देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कुछ चीज़ों को कंफर्म किया है कि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट हैज़ डिप्ड बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 एंड इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फाइंड ये है कि वेमेन जो है वो मैन को आउट नंबर करते हुए दिखाई दे सकती हैं। ऑल्दो अभी हमारे जो सेक्स रेशियो है जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है वो अभी भी बॉयज़ की तरफ स्क्यूड है, बट वो इसीलिए क्योंकि जो सेंसस डेटा हमारे पास है वो पुराना वाला है। सो पॉलिटिशियंस कीप फ्लैगिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बोगी कैन इंस्टेड स्टार्ट फोकसिंग ऑन जॉब क्रिएशन। अब वो जॉब क्रिएशन पे फोकस कर सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को छोड़ के। सो आगे क्या बोल रहा है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम आप केवल 3 स्टेट्स पे रह गई है, ओनली 3 स्टेट्स बिहार, यूपी एंड झारखंड हैव TFRs टोटल फर्टिलिटी रेट ओवर 2.1% नाउ, बाकी अक्रॉस द कंट्री वो डिप हुई है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये जो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला जो फर्स्ट पैराग्राफ में जिसकी भी बात की है, ऐसा क्यों हुआ, ये शायद हमने गर्ल चाइल्ड को एजुकेट किया एंड इसी की वजह से ये पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ देयर इज ऑल्सो अ नेगेटिव आउटकम, बट वुमेन्स इकोनॉमिक सिचुएशन हैजंट इम्प्रूव्ड। वो मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है पिछले 12 महीने का वो अगर देखा जाए तो इट marginally rose to 25% from 24.6%, so that doesn't show us a very rosy picture। फिर लास्ट में यहाँ पे हमको फिर कुछ और
चीज़ें भी बताई गई कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो भी, ये वर्ड देखिए आपको पता चलेगा, ऑथर जो है कह रहा है कि ऑथर इज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द सिचुएशन. Health insurance coverage has reached merely 41% of households, rising figures of anemic women and children since 2015-16. 67% of children under 5 and nearly 60% of women under 60 ये एनेमिक है, और जबकि ग्लोबल एवरेज जो है वो बहुत कम है. सो कुछ ऐसी मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें या फिर अच्छी चीज़ें बताई, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद इतनी इनकरेजिंग नहीं है वो यहाँ पे बताया गया है. और फिर वापस ये भी बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स जो हैं वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है एंड कहाँ कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है. सो पूरा पैसेज कुछ इसी तरीके से चल रहा है. लेट्स डिस्कस 111. So which of the following can be inferred from the first paragraph? अब फर्स्ट पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं, डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया इज मूविंग फ्रॉम यंग टू ओल्ड. डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन इज मूविंग फ्रॉम यंग टू ओल्ड, बट देन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो the passage is about population explosion. Just because population explosion होना रुक गया, it does not mean we are moving towards older age, although we will, but then obviously it will take some time. ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुक गया तो विल मूव फ्रॉम हमारा जो डेमोग्राफी है वो मूव करेगा यंग से ओल्ड पे, होगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा. सो इसीलिए ये हम लोग इन्फर नहीं कर सकते. NFHS is not reliable source in terms of accuracy of data. NFHS ने कुछ confirm किए indicators, but then we also consider census data. It does not mean NFHS is not a reliable source. मैं नहीं कह सकता हूँ ऐसा. If TFR continues to improve, India's population is likely to decrease. हम इंडिया की जो population है, population explosion है, वो रुक गया है. ये मैं कैसे इसका मैंने inference यहीं से तो लिया कि जो children born per woman has finally dipped below the replacement level of 2.1. So TFR improve कब करेगा? जब level 2.1 से नीचे जाता जाएगा. तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे TFR improve करता जाएगा population कम होती जाएगी, क्योंकि it only talks about births, not about number of deaths. ठीक है. सो शायद डेथ जो है वो उसी रेट पे चले एंड TFR जो है अगर घट गया, पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना रुक गया, तो ऑब्वियसली इफ TFR कंटिन्यूज टू इंप्रूव, इंडियाज पॉपुलेशन इज लाइकली टू डिक्रीज. ये मैं यहाँ से इन्फर कर सकता हूँ. पॉलिटिशियंस हैव यूज्ड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एज आर्ग्यूमेंट टू नॉट क्रिएट जॉब्स. पॉलिटिशियंस ने आर्ग्यूमेंट्स को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो आर्ग्यूमेंट है वो यूज किया है, बट देन किस चीज के लिए यूज किया है इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया. तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एज आर्ग्यूमेंट टू नॉट क्रिएट जॉब्स, ऐसा मैं कह नहीं सकता हूं. वहां पे केवल इतना ही बोला है कि आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात छोड़ो, टॉक अबाउट जॉब क्रिएशन. दैट डज नॉट मीन कि पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात जॉब क्रिएशन नहीं करने के लिए की जाती थी. सो इस वजह से ऑप्शन डी जो था वो थोड़ा सा क्लोज आंसर ऑप्शन था, लेकिन गलत है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. 112. Which of the following captures the main agenda of the passage? Now, when we talk about main agenda, it has to cover all the things that are discussed in the passage. So इसका पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ एंड हम लोग फिर ये भी डिस्कस करते हैं कि बाकी ऑप्शंस जो है वो सही क्यों नहीं है. NHFS डेटा ऑन विमेन एंड हेल्थ, ये इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन बाकी गलत क्यों है? NFHS ऑन विमेन्स हेल्थ, बट देन हम लोगों ने डेटा ऑन विमेन की जब मैं बात करता हूँ तो विमेन की हेल्थ भी आ जाती है, विमेन की फाइनेंशियल पोजीशन भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती है. ठीक है. बट देन इफ आई टॉक अबाउट NHFS data on women's health, it specifically restricts the passage to health of women. लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है, इस वजह से ही गलत. NHFS डेटा एंड सक्सेस एंड फेलियर्स, लेकिन सक्सेस एंड फेलियर्स किसका? क्या डेटा का सक्सेस एंड फेलियर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी का सक्सेस एंड फेलियर? ऐसा कुछ हमें दे नहीं रखा. सो द ऑप्शन स्कोप ऑफ ऑप्शन इज टू ब्रॉड टू बी एन आंसर ऑप्शन. NHFS data and challenges and action plans. NHFS data and the challenges and action plans. So challenges and action plan किसके लिए? Again, the option becomes too broad.
इस वजह से नहीं। बट देन इफ यू टॉक अबाउट NHFS डेटा ऑन विमेन एंड हेल्थ, ये विमेन के डेटा के बारे में भी बात कर रहा है, उनका इकोनॉमिक पोजीशन भी डिस्कस कर रहा है, हेल्थ भी डिस्कस कर रहा है। सो दैट इज द रीजन ऑप्शन ए इज योर आंसर। 113 which of the following cannot be concluded from the third paragraph? हम लोग थर्ड पैराग्राफ से क्या कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट बोल रहे नंबर ऑफ एनेमिक चिल्ड्रन एंड women who are below 60 have risen every year since 2015 and 16. One thing is for sure that the number of anemic children below 5 and women under 60, ये नंबर जो है इंक्रीज हुआ है। बट देन आप अगर देखें तो हमें क्यूमुलेटिवली बताया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी साल वो डिप हुआ हो, नेक्स्ट ईयर उसका डबल बढ़ गया हो, तो ओवरऑल तो इतने सालों का जो क्यूमुलेटिव नंबर है वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई देगा। बट देन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 1-2 सालों के लिए ये जो नंबर है वो डिप हुआ हो और फिर बाद में वापस एक्सपोनेंशियली बढ़ गया हो, तो क्यूमुलेटिवली आपको वो नंबर शायद बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एंड यही रीजन है मैंने यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंक्लूडेड। तो ये मैं कंक्लूड नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि बोल रहे नंबर ऑफ एनेमिक चिल्ड्रन एंड women who are below 60 have risen every year, हर साल। सो पॉसिबिलिटी एक ये पॉसिबिलिटी भी है कि किसी साल में डिप हुआ हो, अगले साल में वो बढ़ गया हो। तो यही रीजन है, मैं इसको कंक्लूड नहीं कर सकता हूं। बाकी तीनों हम पैसेज से कंक्लूड कर सकते हैं। 114 which of the following data most emphatically strengthens the idea of the statement several indicators point to women gaining economic and financial autonomy? So women के पास economic और financial autonomy आई है या women ने gain की है, ऐसा हमें strengthen करना है। तो इसी से related कोई point हम लोग देखते हैं। If you look at option B, nearly 80% of women have personal financial investments in securities and assets from 54% in last such survey. जब हमने last time ऐसा survey किया था तो उसमें हमें पता चला था कि 54% women had savings in these forms. So financial या economic autonomy की बात करें तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Last survey में the number was 54%, but then अब 80% women have financial and economic autonomy. So इस वजह से ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर ऑप्शन है। आई होप आपको यहां तक ये समझ में आया होगा। वन मोर क्वेश्चन टू गो। Which of the following will weaken the assertion of the author about positive implications of NFHS report? NFHS रिपोर्ट ने क्या बताया कि फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो गई है। देखिए, एक ही स्टेटमेंट का हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट देख सकते हैं। सो व्हेन somebody asks you to strengthen और सपोर्ट करना है NFHS की इस रिपोर्ट को, तो आप ये बोल के सपोर्ट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुक गया, नाउ वी कैन फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि पहले हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम अब रुक गया। लेकिन अगर मैं इसी को वीकन करने के लिए बोलूं तो वीकन क्या बोल के करूंगा मैं शायद इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट काउंट करा दूंगा। नेगेटिव एस्पेक्ट की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना रुक गया, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज की तरफ मूव करती जाएगी, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है इसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाती है। तो जब स्ट्रेंथन करने को बोले तो पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाओ, जब इसी को नेगेटिव वीकन करने को बोले तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाओ। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? Past data indicates that falling TFR usually implies an aging population and greater morbidity burden. So यही तो है कि TFR शो कर रहा है कि रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला गया है। अब इससे होगा क्या? हमारा जो पॉपुलेशन है that will age, population will age and morbidity burden जो है वो बढ़ता जाएगा, पॉलिसी में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। So ये इसको असर्शन को पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस थे NFHS के, उसको हमने नेगेटिव लाइट में शो किया। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई होप आपको यहां तक ये समझ में आया। नाउ विल मूव टू पैसेज नंबर 3। पैसेज नंबर 3, अब ये पैसेज जो है एक हमने हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री का ट्रेंड है शफलिंग, उसमें एक हमें ऑप्शन मिलता है एंड उससे हमने
ट्रेंड देखा है ना, उस ट्रेंड के बारे में हम लोग कमेंट कर रहे हैं। शफलिंग की वजह से लोग जो है वो पूरे पूरे एल्बम्स नहीं सुनते हैं, दे कीप चेंजिंग ट्रैक्स एंड इंस्टेड दे लाइक टू लिसन टू सिंगल्स। पूरा पूरा एल्बम जो लोग बनाते हैं उनकी आर्ट जो है इस वजह से आई मीन दोज पीपल आर नॉट एबल टू, उनको कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलता पूरा पूरा एल्बम डेवलप करने का। सो ऐसा ही कुछ बोल रखा है एंड कुछ लोगों ने कंप्लेन भी की इसको लेके कि ये शफलिंग फीचर की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है एंड आर्टिस्ट के लिए ये थोड़ा सा डिस्करेजिंग है। सो दैट इज व्हाट दिस पैसेज सेज। देखो, हाउ वुड बी लिसन टू द डार्क साइड ऑफ मून और पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड had these albums been released today? अगर ये albums आज release हो जाते तो फिर हम इनको कैसे सुनते? Much like how video was believed to have killed the radio star when MTV era began in 80s, the age of music streaming is said to have killed the very idea of album that takes the listeners on thematic, sonic or narrative journey. तो जैसे पहले MTV era जैसे चालू हुआ था, वीडियो जैसे मच लाइक हाउ वीडियो वॉज बिलीव टू हैव किल्ड द रेडियो, जैसे रेडियो के साथ प्रॉब्लम हुई थी, वैसे ही आज शायद इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता, क्योंकि हम लोग एल्बम्स तो सुनते ही नहीं है। आगे बोल रहा है, इफ दिस साउंड्स टू esoteric an issue to be bothered, esoteric is something abstruse which cannot be understood very easily। तो अगर ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है जिसको अच्छे से नहीं समझा गया है, consider a recent Twitter exchange on the subject of shuffle feature and what it says about our attention deficient times। आप ट्विटर पे एक एक्सचेंज हुआ था, वहाँ पर शफल फीचर के बारे में कुछ कहा गया था और वो शफल फीचर के बारे में जो कहा गया वो हमारे अटेंशन डेफिशिएंट टाइम्स के बारे में क्या कहता है। सो ये यहाँ से आया और फिर आगे इसी को एक्सप्लेन कर रखा है। सो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट ऑथर्स ओपिनियन ऑफ स्पॉटिफाइज रिस्पॉन्स। सो सेकेंड पैराग्राफ ने एक चीज़ कह रखी है कि ब्रिटिश सिंगर सॉन्ग राइटर अदील who recently released her fourth studio album responded to the news about Spotify removing shuffle button। Spotify ने shuffle button जो था वो हटा दिया था। अदील ने रिस्पॉन्ड किया by thanking the music streaming giant। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग जाइंट ने अदील के कहने पे ये हटाया? उसी के बारे में आगे बोल रहा है। शी ट्वीटेड, we don't create albums with so much we don't create albums with so much care and thought into a track listening for no reason। ठीक है, यानी कि they involve a lot of thought process। फिर बोल रहा है, our art tells a story and our story should be listened to as we intended। whether or not कह नहीं सकते हैं कि स्पॉटिफाई ने ऐसा अदील के कहने पे ही किया, तो वही कह रहा है, वेदर और नॉट स्पॉटिफाई मेड दिस मूव एट अदील्स एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट, द कंपनी रिस्पॉन्डेड टू हर ट्वीट विथ ओनली फॉर यू इज बिसाइड्स द पॉइंट। ये पॉइंट के अलावा एक एडिशनल बात है। सो यही तो आपसे पूछ रहा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट ऑथर्स ओपिनियन ऑन स्पॉटिफाइज रिस्पॉन्स as mentioned in statement, whether or not Spotify made this move at Adil's explicit request, the company responded to her tweet with only for you। हम ये नहीं कह सकते हैं कि Spotify ने अदील के रिक्वेस्ट पे क्या कहा था, बट देन Spotify ने फिर भी रिस्पॉन्ड किया only for you and it is besides the point। so इस बात पे अगर आप ध्यान दें तो ये इससे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं कि it was not relevant to डिस्कशन, नहीं तो वो इट इज बिसाइड्स द पॉइंट क्यों कहता कि अदील ने रिस्पॉन्ड किया स्पॉटिफाई की इस मूव को एंड उसके बाद स्पॉटिफाई ने रिस्पॉन्ड किया अदील के मूव को, आई मीन अदील के ट्वीट को बाय सेइंग ओनली फॉर यू इज बिसाइड्स द पॉइंट। तो यानी कि इट वाज नॉट रेलेवेंट टू द डिस्कशन, क्योंकि बाकी सारी बातें वहां पे वो कह रहा है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। Which of the following would best capture essence of last paragraph? Now, last paragraph क्या बोल रहा है? Rakeem's for the music album, one of 20th century's greatest art concepts, had begun to be written back in early aughts when iPod, with a shuffle feature that prioritized singles over albums, upended the industry। अब बोल रहा है with Adil's pushback and Spotify's acquiescence,
कि अदील ने इसको अपोज किया एंड स्पॉटिफाई ने वाकई में अग्री किया इससे. Acquiescences when to give in into someone's request. He's hoping that those rakeems would not need to be played anytime soon. So ये क्या है? The author is which of the following would best capture the essence of last paragraph? It's like finding sort of hope in a messy environment. So silver lining in gloom and doom, that's your answer. Silver lining is finding hope where nothing can be hoped for. So a silver lining in gloom and doom should be your answer. Which of the following will weaken the idea of the statement, the fact that Spotify counts 30 seconds of playtime of every song as single stream is itself a damning indicator of our flighty listening habits. Spotify जो है वो आपकी एक स्ट्रीम को कितना आइडियली कितना टाइम एक स्ट्रीम के लिए मानता है? 30 सेकेंड्स. और ये Spotify स्ट्रीमिंग टाइम जो है 30 सेकेंड्स अप्रोप्रिएट मानता है. तो अगर आपने लेट्स से आपने किसी सॉन्ग को 60 सेकेंड्स के लिए सुना तो वो 2 स्ट्रीम्स हो गई, क्योंकि 30 सेकेंड्स का एक स्ट्रीम होता है. तो Spotify खुद ये बात मानता है कि उसके लिए स्ट्रीमिंग टाइम इज 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स में यूजुअली लोग चेंज कर देते हैं गाना. तो ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? दैट आवर लिसनिंग हैबिट्स आर फ्लाइटी. हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली गाने शफल करते हैं. सो अब इसको अगर वीकन करना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? नहीं, लोग ऐसा नहीं करते हैं. पीपल लिसन टू फुल सॉन्ग्स. तो ऐसा ही कोई आंसर ऑप्शन इसमें हम ढूंढेंगे. यहाँ पे बोल रहा है कुछ ऑप्शंस देखिएगा, क्लोज आंसर ऑप्शंस है. एवरेज स्ट्रीमिंग टाइम ऑफ ऑल लिसनर्स अक्रॉस जॉनर्स इज मच मोर देन 30 सेकेंड्स. मच मोर देन 30 सेकेंड्स. आई मीन एवरेज टाइम इज ओपन. 30 सेकेंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 40 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स ओपन है. कितना तो दिखा नहीं रहा है. हो सकता है 45 सेकेंड्स का ही स्कोप रहे. सो ऑप्शन लग रहा है हमें, लेकिन अगेन इसका जो स्कोप है थोड़ा सा ब्रॉड है, इस वजह से मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा. नाउ मैंने आपको जैसे ऑप्शन ए के बारे में बताया था कि एवरेज स्ट्रीमिंग टाइम ऑफ ऑल द लिसनर्स अक्रॉस जॉनर इज मच मोर देन 30 सेकेंड्स, लेकिन ऑप्शन का स्कोप जो है वो ब्रॉड है, इस वजह से हमने इसको रिजेक्ट किया था. ऑप्शन बी देखते हैं. एवरेज स्ट्रीमिंग टाइम ऑफ दोज हु लिसन टू द होल सॉन्ग is more than 3 minutes. Now it's specifically talking about those who listen to whole songs. But then how many of listeners listen to the whole songs? Let's say 100 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो 100 करोड़ में से कितने लोग पूरे गाने सुनते होंगे, उसके बारे में पता नहीं है. तो इस वजह से हम लोग इसकी बात भी नहीं कर सकते. ऑप्शन सी, लेस देन 10% ऑफ लिसनर्स, टॉकिंग अबाउट ऑल लिसनर्स, एंड उसमें से 10% से कम लोग जो है उनका स्ट्रीम टाइम 3 मिनट से कम होता है. यानी कि अधिकतर लोगों का स्ट्रीमिंग टाइम जो है वो 3 मिनट से ज़्यादा होता है, विच इज़ कंसिडर्ड अ नॉर्मल टाइम फॉर अ सॉन्ग. 3 मिनट से ऊपर के सॉन्ग्स जो हैं, सॉन्ग्स यूजुअली 3 मिनट के अराउंड ही बनते हैं या फिर उससे ऊपर बनते हैं. सो हमारा जो स्ट्रीमिंग टाइम है लिसनर्स का, उसमें से केवल टोटल लिसनर्स में से 10% लिसनर्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रीमिंग टाइम 3 मिनट से कम है. यानी कि हमारा जो लिसनिंग हैबिट है वो फ्लाइटी नहीं है. ये ही इसको वीकन कर रहा है. एंड मोर देन 90% ऑफ लिसनर्स हैव एवरेज स्ट्रीमिंग टाइम ऑफ मोर देन 45 सेकेंड्स. अगेन मोर देन 45 सेकेंड्स, बट द स्कोप इज टू ब्रॉड. इस वजह से इसको भी मैंने यहाँ पे गलत किया. आई होप आपको ये समझ में आ गया. 119. Which of the following is an assumption made by author in the statement if this sounds too esoteric? So ये statement हमको कहाँ दे रखा है? ये statement हमको दे रखा है if this sounds too esoteric, an issue to be bothered about, consider the recent Twitter exchange on the subject of shuffling feature and what it says about our attention deficient times. So अब इसका assumption क्या होगा? मैंने बोला कि अगर ये issue आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप ट्विटर एक्सचेंज देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि हमारा अटेंशन जो है वो उससे आपको अटेंशन डेफिशिएंट टाइम्स के बारे में समझ में आएगा. यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ट्विटर एक्सचेंज
जो है वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ अटेंशन डेफिशिएंट टाइम्स, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको अटेंशन डेफिशिएंट टाइम्स के बारे में समझना है, लुक एट द ट्विटर एक्सचेंज. सो ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि ट्विटर एक्सचेंज इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अटेंशन डेफिशिएंट टाइम्स, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ. तो मेरी तरफ से इसका अजम्पशन क्या होगा कि ट्विटर एक्सचेंज इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव. सो ऐसा ही देखते हैं. ऑप्शन डी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शायद मार्क किया है, लेकिन ऑप्शन डी बोल क्या रहा है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल उल्टा बोल रहा है. ट्विटर एक्सचेंज कैनॉट बी अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू परसुएड पीपल टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ हार्म कॉस्ट. ये एक पर्टिकुलर वर्ड जो है, इसकी वजह से ये अजम्पशन नहीं बन सका, नहीं तो ये अजम्पशन बन जाता. मैंने इसमें कहा कि इफ दिस साउंड्स टू एसोटेरिक एन इशू टू बी बॉदर्ड अबाउट, कंसिडर अ रीसेंट ट्विटर एक्सचेंज. अगर आपको ये एसोटेरिक लग रहा है तो कंसिडर ट्विटर एक्सचेंज. यानी कि देयर आर पीपल हु कंसिडर दिस टू बी टू एसोटेरिक, राइट. कुछ लोग ऐसा जरूर उसको एसोटेरिक मानते होंगे, तभी तो मैं ये कह रहा हूँ. सो सम पीपल मे नॉट कंसिडर द सब्जेक्ट सीरियस और इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी डिस्कस्ड विथ सच अटेंशन. वो कह रहा है कि अगर आपको ये एक ऐसा टॉपिक लग रहा है जिसके पास ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, तो लुक एट ट्विटर एक्सचेंज. तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है देयर आर सम पीपल हु डोंट कंसिडर दिस टॉपिक टू बी सीरियस और इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी डिस्कस्ड विथ सच अटेंशन. तो यही तो मेरा इसमें असम्पशन है. हेंस ऑप्शन ए इज योर आंसर. बाकी जो दो है, एवरीवन हु लव्स म्यूजिक हैज अकाउंट ऑन ट्विटर एंड फॉलोज इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस, आउट ऑफ स्कोप है. इफ अ पर्सन स्ट्रीम्स म्यूजिक ऑन इंटरनेट एंड देन द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन थिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. सो बात ही कुछ और कर रहा है, नॉट रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट, इसलिए ये दोनों गलत हो गए. 120. Author can be accused of trivializing an important issue which affects a feature of music industry. अब हमें ऑथर के आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ फाइंड आउट करना है. तो जब ऑथर ये कह रहा है, तो क्या ऑथर ने तो कहा कि शफलिंग फीचर की वजह से आजकल हमारा जो अटेंशन है, वी आर गोइंग थ्रू अटेंशन डेफिशिएंट टाइम्स. जो हमारा जो ट्रेंड है वो क्या शो करता है कि हम लोग सिंगल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एल्बम्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं. लेकिन क्या ऑथर ने इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए? नहीं. तो शायद वही उसका एक फ्लॉ बन सकता है, बिकॉज अनलेस यू प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स सपोर्टिंग योर असर्शन, आप उसको सही से प्रूव नहीं कर सकते ना. सो यहाँ पे कुछ ऐसा ही मेरे पास ऑप्शन सी में दे रखा है, नॉट कंसिडरिंग द एक्चुअल डेटा अबाउट नंबर ऑफ लिसनर्स हु मे बी यूजिंग द शफलिंग फीचर, कि कितने लोग एक्चुअली शफलिंग फीचर यूज करते हैं. सो इन केस अगर ये आर्ग्यूमेंट केवल कुछ ही परसेंटेज लोगों के लिए ट्रू है, देन पूरे आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब ही नहीं है. तो ऐसे अलग अलग लोग तो होंगे ही. तो अगर ये कुछ ही परसेंटेज लोगों के लिए ट्रू है तो फिर आर्ग्यूमेंट का कोई सेंस ही नहीं है. सो यही ऑथर कैन बी अक्यूज्ड ऑफ नॉट कंसिडरिंग द एक्चुअल डेटा. एक्चुअल डेटा क्या है वो ऑथर ने रखा ही नहीं है. सो दैट्स योर आंसर. आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया. विल मूव टू पैराग्राफ 4 नाउ. पैसेज नंबर 4. पैसेज नंबर 4 में ये एक थोड़ा सा पॉलिटिकल पैसेज है, जहाँ पे जगन मोहन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो इनके प्रेडिसेसर थे चंद्रबाबू नायडू, उनका प्लान क्वॉश किया. एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अमरावती द सोल कैपिटल, इन्होंने प्लान रखा कि हम तीन सिटीज़ को 3 कैपिटल सिटी प्लान हम लोग परस्यू करेंगे. लेकिन इस मूव से क्या हुआ? The move disrupted investment plans running into millions and involving agencies such as World Bank and triggered protests. So उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश स्टेट असेंबली ने एक रिपील बिल पास किया, जिसमें जो मिस्टर रेड्डी ने जो ड्राफ्ट किया था, यहाँ पे जो मतलब रिपील बिल विच एम्स टू रिपील द अर्लियर लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर टू फैसिलिटेट 3 कैपिटल्स, राइट. सो
वहाँ पे जो अर्लियर लॉज पास किए थे उनको क्वॉश करने के लिए ये रिपील बिल बनाया गया. द रेड्डी गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड इट विल ब्रिंग a new bill, though it has not yet clarified whether it will stay with 3 capital plan or revert to Amravati. ये क्लैरिटी नहीं आई है कि जो ये 3 कैपिटल प्लान पे ही रहेंगे या फिर अमरावती को सोल कैपिटल मान लेंगे. ऑथर बोल रहे दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू अबैंडन 3 कैपिटल प्लान एंड फोकस ऑन बिल्डिंग अमरावती. The Reddy government has offered mainly 2 arguments to support its 3 capital plan. रेडी गवर्नमेंट ने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे फॉर इट्स 3 कैपिटल प्लान. क्या कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने रूल्स को फ्लाउट किया था एंड काफ़ी सारे डिस्क्रिपेंसीज रही थी. और सेकंड क्या था कि एक डिसेंट्रलाइज मॉडल जो है केवल वो ही रीजनल डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस कर सकता है. तो फिर यहाँ से वापस इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऑथर ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि फर्स्ट केस में जो फर्स्ट वाला केस है, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, उसको तो अगर आपको कहीं पे डिस्क्रिपेंसीज दिखाई देती है तो उन डिस्क्रिपेंसीज को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, उनको रेक्टिफाई कीजिए. एंड जो सेकेंड आपने आर्ग्यूमेंट दिया कि एक डिसेंट्रलाइज मॉडल ही इस तरीके का रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस कर सकता है, तो वहाँ पे एक चीज़ ये है कि रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होंगे. सो ये कुछ इस तरीके से पैसेज आगे बढ़ा. सो क्वेश्चन नंबर 1 to 1, which of the following suggestions will strengthen the idea of the author in the statement? As for laudable goal of having a decentralized government, it does not call for 3 capitals, an idea that could lead wastage of resources and turn into logistical nightmare. So author ने यहाँ पर जो 2 आर्ग्यूमेंट्स रखे थे जगन मोहन रेड्डी जी ने, तो उसमें से दूसरे आर्ग्यूमेंट के लिए कहा था कि इट कुड लीड टू वहाँ पे जो करंट सीएम है उन्होंने कहा कि हम 3 कैपिटल्स बनाएंगे, तो ऑथर ने उसके लिए कहा था इट कुड लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टर्न इनटू लॉजिस्टिकल नाइटमेयर. तो इसी को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है. देखते हैं. अ कॉम्पैक्ट वेल प्लान कैपिटल सिटी विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प डिफरेंट आर्म्स ऑफ स्टेट टू शेयर रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज यूज. रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगा और यूज जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा. सो एक कॉम्पैक्ट स्टेट जो है, कॉम्पैक्ट प्लान कैपिटल जो है वो इस तरीके से वर्क करेगी. प्रूडेंट डिस्पर्सल ऑफ कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इज सफिशिएंट. You don't need to have 3 different capitals. एक prudent dispersal of capital और planning जो है वो decentralized रखो. Capital एक ही रखो, planning decentralized करो. That's sufficient. So ये दोनों के दोनों जो है इसको strengthen कर रहे हैं author के argument को. Hence the correct answer should be option C. I hope आपको यहाँ पे समझ में आया. Question number 122. Which of the following is not an assumption behind the statement? This is an opportunity for government to abandon 3 capital plan and focus on building Amravati. इनमें से क्या एक assumption नहीं है. So बोल रहा है government always had intention to build Amravati and 3 capital idea was an eyewash. So ये statement क्या है? This is an opportunity for government to abandon. ये statement दे कौन रहा है? Author दे रहा है. तो author जो है वो ये थोड़ी ना मानता है कि the idea of 3 capital cities वो एक आईवॉश था. ऑथर तो जेन्युइनली उन कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है. तो दिस एक्चुअली कैन नॉट बी एन अजम्पशन फॉर ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ऑथर ने दिया था. तो ऑथर कहीं पर भी ये नहीं मान रहा कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से आईवॉश कर रही है. सो ये assumption नहीं है. Since government had achieved the purpose of nullifying the previous government's plan, it can relaunch it as its own plan. ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको दे रखा है this is an opportunity for the government to abandon the 3 capital plan and focus on building Amravati. कि अब आपने जब उसको क्वॉश कर ही दिया था, आप अपने प्लान को भी क्वॉश कर चुके हो, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अमरावती पे वापस आ जाइए. सो सिंस द गवर्नमेंट हैड अचीव द पर्पस ऑफ नलिफाइंग प्रीवियस गवर्नमेंट्स प्लान, इट कैन रीलॉन्च इट एज इट्स ओन. तो ये तो डेफिनेटली एक ऑथर का अजम्पशन है, क्योंकि वो अमरावती को ही
फोकस में रखने के लिए ऑथर सजेस्ट कर रहा है. इट इज़ पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू स्क्रैप द 3 कैपिटल प्लान विदाउट लूजिंग सब्सटेंशियल पॉलिटिकल कैपिटल एंड इक्विटी. तो अगर वो तो बोल रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यानी कि इट इज़ पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू डू इट. अगर ये नहीं पॉसिबल होता तो शायद ऑथर उसको सजेस्ट भी नहीं करता. ऑथर कह रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, सो ये होगा. It is required of the government to declare a plan for capital of state and to start working on it. तो ये क्या बोल रहा है? It is required of the government to declare a plan for the capital of the state and to start working over it. ये भी इसका एक assumption होगा. क्या assumption नहीं होगा? Option A. I hope this is clear. Next, based on the first paragraph of the passage, which of the following is most likely to be true? Now, first paragraph की बात करते हैं. Hyderabad was capital of unified Telangana before bifurcation. Before bifurcation, the state was known as Andhra Pradesh, unified Andhra Pradesh. Telangana तो bifurcation के बाद बना, so that's incorrect. Naidu was the last chief minister of the unified Andhra Pradesh before bifurcation. Now, if you look at this paragraph. Chief Minister Jagan Mohan Reddy announced a rollback of Greenfield capital city Amravati, that is predecessor. So the word predecessor plays very important role here. So Chandrababu Naidu से Jagan Mohan Reddy से पहले Chandrababu Naidu आंध्र प्रदेश के क्या थे? सीएम थे, क्योंकि predecessor word यहाँ पे दिया हुआ है. एंड इन्होंने ही ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी का प्रपोजल दिया था, अमरावती का प्रपोजल दिया था, यानी कि यूनिफाइड आंध्र प्रदेश के लास्ट सीएम चंद्रबाबू नायडू थे. सो दैट्स द राइट आंसर. हैदराबाद वाज इनिशियली प्रपोज्ड टू बी कॉमन कैपिटल. वी माइट नो ऐसा शायद आउट ऑफ पैसेज हम लोग जान सकते हैं, बट देन पैसेज से इसके बारे में कुछ भी इन्फ्रेंस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पैसेज के स्कोप के बियॉन्ड है ये. Amravati is most prominent city of newly carved Andhra Pradesh is the most prominent city. See, just because a city has been chosen for capital, it does not mean it is the most prominent city. It can be, there can be a possibility, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये most prominent हो. क्यों? क्योंकि कभी कभार हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया को हमको कैपिटल बनाना है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से भी ये डिसीजन लिया जाता है. तो वी डोंट नो व्हाई वाज अमरावती चोजन, वेदर इट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था. क्या रीज़न था उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इस वजह से ऑप्शन डी गलत है. So I hope 123 is clear. 124, in the statement the Reddy government has declared it will bring in new bill, though it has not yet clarified whether it will stay with 3 capital plan or revert to Amravati as a sole capital. Author इससे क्या suggest कर रहा है? Insinuating is suggesting. So author इससे क्या suggest कर रहा है? The government isn't decided on its future plan of action regarding the capital. That's the only suggestion जो यहाँ से हम लोग infer कर सकते हैं. Straightforward था. Which of the following will best capture the essence of second paragraph? Second paragraph में यहाँ पे रेड्डी के प्लान का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मतलब किस तरीके से 3 कैपिटल सिटी प्लान वर्क करेगा. डिसएग्रीमेंट भी दिया हुआ है एंड इम्प्लीकेशन भी दिया हुआ है. सो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है. हेंस द करेक्ट आंसर इज डेल्टा. सो यहाँ पे ये जो पैसेज है वो फिनिश होता है. लेट्स मूव टू पैसेज नंबर 5. पैसेज नंबर 5. नाउ इस पैसेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है जहाँ पे एक कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए जिससे नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की जो एयर क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है उसको एड्रेस किया जा सके. लेकिन ऑथर ने फिर यहाँ पे अपना एक पॉइंट रखा. ऑथर ने कहा दिस इवोक्स अ सेंस ऑफ अ डिस्पोंडेंट डेजा वू एंड हर्ट इकोनॉमी. Why such harebrained anarchism with lockdown-like instruction was lock and trade of CAQM's predecessor. जो CAQM का जो predecessor था, Environment Pollution Prevention and Control Authority, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने भी यही स्टेप्स उठाए थे जो अभी CAQM उठा रहा है. तो अगर मैं देखूं तो
CAQM ने जो ये स्टेप्स उठाए हैं, ऑथर इससे अग्री नहीं करता, क्योंकि बोल रहा है कि इट इवोक्स अ सेंस ऑफ डिस्पोंडेंट डेजा वू, कि पहले जैसे बुरे स्टेप्स थे आज भी वैसे ही बुरे स्टेप्स हैं, तो ऐसा ही कुछ कह रहा है। और बोल रहा है कि द न्यू एजेंसी इंस्टीट्यूटेड बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट इन ऑगस्ट इज मैंडेटेड टू फ्रेम होलिस्टिक अप्रोच टू NCR's perennial problem. But it's clear that cleaning the NCR's air will require a far greater sense of purpose and political will. यानी कि अभी तक जो ये स्टेप्स उठाए हैं उसमें ये सब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. That's what ऑथर सेज. फिर आगे इसमें प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, और फिर बताया गया है कि CAQM was envisaged as corrective to this state of affairs. यानी कि स्टेट ऑफ अफेयर्स जो था वो गाबल थे, ठीक है, यानी इतना अच्छा स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं रहा, एंड इसलिए CAQM को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. बट द न्यू एजेंसी डज नॉट सीम टू हैव इम्प्रूव्ड मैटर्स. लेकिन शायद इसके जो स्टेप्स है उससे कुछ इंप्रूवमेंट आया नहीं. इंस्टेड अनदर अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्म फायर्स टू NCR smog हैज बीन स्टोक्ड एज रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट साइटिंग फिगर्स इन एपेक्स कोड दैट आर एट ऑड्स विद इट्स ओन डेटा. एक नई कंट्रोवर्सी और आ गई. सो दैट्स व्हाट दिस एंटायर पैराग्राफ इज ऑल अबाउट. आई मीन द पैसेज इज ऑल अबाउट. So, which of the following best captures reaction of author to the measures taken by CAQM? Author उन measures को approve नहीं कर रहा, right? अभी हमने यही समझा था. It was much needed emergency measure. नहीं, it was not the mandate of CAQM. It was not. It was a long-term solution to a short-term problem. It was repeat of previous actions. क्योंकि despondent deja vu ये वो word है जहाँ से मैंने ये infer किया. So the correct answer is D. Which of the following has been mentioned by author in second paragraph as primary reason for correction actions taken earlier to be not very effective? अब यहाँ पे अगर देखें तो कह रखा है कि प्राइमरी रीज़न क्या था. प्राइमरी रीज़न हमको यहाँ पे दे रखा है, जहाँ पे एक बात कह रखी है कि ये जो सारे डिपार्टमेंट्स थे ये सारे के सारे आइसोलेशन में वर्क कर रहे थे. इन द पास्ट द प्रॉब्लम गॉट कंपाउंडेड बिकॉज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, EPCA, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट लेवल पोल्यूशन मैनेजमेंट एजेंसीज वुड वर्क इन सीलोस, आइसोलेशन में वर्क कर रहे थे. सो इसी हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, रेजिडेंट्स वर नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज डिड नॉट हैव विल, रिस्पेक्टिव एजेंसीज वर डिस्कनेक्टेड. दैट्स योर आंसर. सो ये यहाँ से इन्फर किया गया. 128 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन पैसेज अबव. Delhi denizens have deprived of access to decent and decidedly pure air for many years now. कि इनको अच्छी एयर नहीं मिली, इनका जो राइट है, राइट टू प्योर एयर, वो इनको राइट मिला नहीं है. सो ऑन October 18 of current year, Delhi's resident had good air day after more than a year. बिल्कुल. Delhi recorded less than 20 good air days, AQI less than 51 since 2015. ये भी इसको strengthen कर रहा है. And people in places near to Delhi continue to breathe very poor air all winter. This might look correct as well, लेकिन it talks about people around Delhi. और ऊपर जो है statement is about Delhi. So first and second जो है वो दोनों के दोनों इसको strengthen कर रहे हैं. Third is not related. So the answer is A. 129 की बात करें, which of the following is likely to be an example of emergency measure? So close all educational institutions till further notice, ban all construction work till further notice, work from home for government staff. ये सारे के सारे वही तो steps हैं जो previous authority ने लिए थे. Hence the correct answer for this one is option D. Next, which of the following if true will strengthen the implicit idea of the statement the CAQM was envisaged as corrective to this state of affairs? ये हमको यहाँ दे रखा है. The CAQM was envisaged as corrective to this state of affairs. Which state of affairs are we talking about? We're talking about respective boards working in isolation, और उसके बाद Delhi, Haryana, Punjab were at constant loggerheads on the issue of stubble burning, and CAQM को इसीलिए तो constitute किया गया था कि ये just state of affairs है, इसको improve करेगा. So now
क्या इसमें से स्ट्रेंथन करेगा? CAQM हैड representatives from all departments. अगेन सारे डिपार्टमेंट्स के representatives होंगे, तो CAQM was envisaged as corrective to this state of affairs, तो coordination लेके आएगा. CAQM had authority over all departments, ये भी इसको स्ट्रेंथन करेगा. तो ये दोनों स्ट्रेंथन कर रहे हैं. लेकिन CAQM had responsibility for all departments. अगर ऑलरेडी इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, then it would not have been envisaged as corrective to this state of affairs. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, बट CAQM तो खुद कोऑर्डिनेशन डिमांड कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सब में, राइट? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता. यही रीजन है कि ये जो है इसको स्ट्रेंथन नहीं करेगा. सो 2 and 3 विल बोथ स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट. सो ऑप्शन C इज योर आंसर. आई होप आपको समझ में आया. सो यहाँ पे ये पैसेज ओवर होता है. विल मूव टू लास्ट पैसेज नाउ. अब ये पैसेज जो है क्रिप्टो करेंसीज पे है, एंड ऑथर का एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि restriction on such transactions may end up having opposite effect, pushing them beyond the realm of scrutiny and making it harder to enforce the laws in case of felony. कि अगर आप ज़्यादा restrictions रखोगे तो ये हो जाएगा. और फिर आगे आपको बता रखा है कि किस तरीके से इंडिया मतलब RBI ने बार कर दिया गया था, बट 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया. मतलब RBI ने तो कंप्लीटली डिसअलाउ कर दिया था बैंक्स को क्रिप्टो करेंसीज में डील करने के लिए, लेकिन 2020 में इस डिसीजन को क्वॉश कर दिया गया था. आगे बोल रहा है, इट इज सरप्राइजिंग दैट इवन एज अ सेंट्रल बैंक हैज वॉइस्ड इट्स कंसर्न्स, द अंडरलाइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डज फाइंड सपोर्ट. RBI के मना करने के बाद भी सपोर्ट तो मिल ही रहा है. मच डिपेंड्स ऑन हाउ कंट्री व्यूज क्रिप्टो करेंसी. क्या वो करेंसी है, असेट है, कमोडिटी है? How it is classified will in turn determine the regulatory architecture. ठीक है. आगे क्या बोल रहा है? Reports also suggest that government could classify crypto exchanges as e-commerce platforms, but doing so would also raise questions about who would be appropriate regulator. फिर आगे बोल रहा है there are legitimate concerns over cryptocurrency. They stem from the fact that there is no underlying asset. Cryptocurrency को लेके concerns तो है, लेकिन ऑथर बोल रहा है कि आप ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो इट माइट पुश देम बियॉन्ड द रेल्म ऑफ स्क्रूटनी. फिर आप इनको स्क्रूटनाइज नहीं कर पाओगे, और अगर कहीं पे कोई फेलनी भी कमिट करेगा तो आप उसको एनफोर्स नहीं कर पाओगे उसके ऊपर लॉ. कंसिडरिंग द ड्रामेटिक राइज इन investors interest in such currencies जैसे NFTs हैं are increasingly gaining traction. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की भी बात हम लोग करेंगे. ऑल्सो नीड टू बी एड्रेस. वाइल सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वो तो अपना ध्यान रख सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा. एंड बोल रहा है देयर आर सम अदर इश्यूज associated with this matter as well. Issues of money laundering and financing of terrorism need to be grappled with. So ये पैसेज इस तरीके से आपको दे रखा है. Let's look at question number 131. It can be inferred from the first paragraph that globally there is no uniformity in regulatory approach. ये बात बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज जो है इसको अलग अलग तरीके से देख रही हैं. कंट्रीज आर ग्रैपलिंग विद क्वेश्चंस ओवर अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. बिल्कुल हमें यहाँ पे जो है वो दे रखा है. कंट्रीज आर ऑप्टिंग फॉर डिफरेंट अप्रोचेस इन डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसी. ये तीनों के तीनों जो है पैसेज में दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रू है. सो I hope ये क्लियर है. Which of the following will best capture essence of first statement? So फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑथर ने क्या कहा है कि ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाओगे दैट यू माइट एंड अप पुशिंग क्रिप्टो आउट ऑफ द रेल्म ऑफ बियॉन्ड द रेल्म ऑफ स्क्रूटनी. ये कह रखा है यहाँ पे. So restrictions on such transactions may end up having opposite effect, pushing them beyond the realm of scrutiny and enforced law in case of felony. So answer, restrictions will make it difficult to monitor it. यहीं से ही आया है. आगे देखिए 133. Which of the following is an assumption behind the statement? It is surprising that even as central bank has voiced its concerns, the underlying blockchain technology does find सपोर्ट. ये सरप्राइजिंग है कि सेंट्रल बैंक के बोलने के बावजूद भी हम वो काम कर रहे हैं. हम सेंट्रल बैंक ने इसके लिए मना किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम वो काम कर रहे हैं. यानी कि अजम्पशन क्या है कि सेंट्रल बैंक के बोलने के बाद हम वो काम नहीं करते हैं.
यही इसका assumption है. Now let's try and apply this argument on this one. So it is surprising that even as central bank has voiced its concern, the underlying blockchain technology does find support. So central bank is usually the final is usually the final word on economic issues, and mostly its judgment is adhered to by all. यही तो इसका आंसर होगा कि सेंट्रल बैंक जो बोलता है दैट इज adhered by all. लेकिन उसको मैंने सरप्राइजिंग बोला, इस वजह से ये इसका assumption बनेगा. Central bank is not in favor of blockchain technology being used in economic activities. ये इसका एक inference है, but then ये इसका assumption बनेगा. 134 author raises concerns about the following aspects of cryptocurrency. वो unsecured है, unsteady है, ये दोनों तो दे ही रखे हैं. यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में आपको लेजिटिमेट कंसर्न्स में दिख जाएगा. अनसिक्योर्ड, अनस्टेडी, ये दोनों ही दे रखा है. अनस्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है? अनस्क्रूपुलस इज इमोरल. तो क्रिप्टो इमोरल है, कांट से दैट. उसके बारे में कुछ भी बात नहीं की हुई है. तो 1 and 2 दोनों के बारे में बात की है. आंसर इज ए. एंड लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट बाय ऑथर. सो एक ये रिपोर्ट दी हुई है जहाँ पे मिस्टर शक्तिकांत दास ने प्राइम मिनिस्टर की एक कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्टेटमेंट दिया. बोल रहा कि स्पीकिंग एट SBI बैंकिंग कॉन्क्लेव ही सेड दैट देयर आर सीरियस कंसर्न्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. और गवर्नमेंट के ये कमेंट्स, जो गवर्नर के जो ये कमेंट्स है कब आए? डेज आफ्टर अ मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर रिपोर्टेडली अराइव्ड एट कंसेंसस. एक मीटिंग हुई थी जिसमें कंसेंसस फाइनली ये फॉर्म हुआ कि क्रिप्टो करेंसी को प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग मैनर में देखना चाहिए. सो while the central bank is right to advise outright ban even if enforceable is not prudent way forward. So अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं? Regulatory framework needs to be urgently framed. एक फ्रेमवर्क तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मिस्टर शक्तिकांत दास ने यही तो कहा था. The government would do well to trade cautiously. It must identify associated risks and create regulatory architecture. ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है दोनों से अग्री करेगा ऑथर. So the correct answer is both 1 and 2. I hope आपको ये समझ में आया. एंड जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने एड्रेस कर दिए होंगे यहाँ से. सो हमारा ये जो सेशन है वो यहीं पे ही ओवर होता है. थैंक यू फॉर योर टाइम. हैव अ गुड डे.